हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मैकेनिक्स के बारे में, या जिन्हें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूटन ने क्या किया कि जो भी उनके आइडियाज ऑफ मोशन से रिलेटेड थे या बॉडी से रिलेटेड थे, उन्होंने उन लॉज को या उन इंटरैक्शंस को तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, या कह सकते हैं तीन लॉज में रिप्रेजेंट किया, और इन्हीं लॉज को लॉज ऑफ मैकेनिक्स बोला गया। तो मैकेनिक्स की अगर बात करें तो मैकेनिक्स सिंपली क्या होता है कि जब भी हम किसी मटेरियल बॉडीज के इंटरैक्शंस की बात करते हैं, और तो वो जो मटेरियल बॉडीज के इंटरैक्शन की स्टडी होती है वो मैकेनिक्स कहलाती है। तो ये तो बात हो गई। अब इसी मैकेनिक्स से रिलेटेड या जो भी बॉडीज होती हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, मोशन में होती हैं, उन्हीं के रेस्पेक्ट में न्यूटन ने तीन लॉज रिप्रेजेंट किए या गिवन थे उनके तीन लॉज। अब क्या बोला गया कि जो मेन प्रॉपर्टी थी इन इंटरैक्टिंग बॉडीज की वो थी इनर्शियल मास की, और जो एक बेसिकली कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट जिसपे ये इंटरैक्शन कंप्लीटली डिपेंड करता था, जिनको यूज करते हुए हम इंटरैक्टिंग बॉडीज को डिस्क्राइब करते थे, वो था फोर्स। तो इन्हीं के रेस्पेक्ट में क्या किया न्यूटन ने, अपने तीन लॉज को रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहले लॉ की अगर बात करें तो सबसे पहला लॉ जो है वो हमारा है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा पहला लॉ था। अब लॉ ऑफ इनर्शिया की बात की जाए तो क्या बोला गया कि अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल बॉडी है, वो मटेरियल बॉडी अगर कंटिन्यूड रहती है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, या अगर मोशन में है, एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी यूनिफॉर्म मोशन में, अगर उसी फॉर्म में कंटिन्यूड रहती है अनटिल एंड अनलेस कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, तो यही जो लॉ था वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में तो हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी तब तक जब तक कि इस पे किसी भी तरीके का फोर्स न लगाया जाए, या कोई बॉडी मोशन में है और वो मोशन में ही रहेगी तब तक कि उस पे किसी भी तरीके का फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये तो लॉ हो गया। अब अगर हम सिंपली इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया के लिए क्या बोला गया कि इनर्शिया एक तरीके की मटेरियल बॉडीज की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी के रेस्ट या मोशन में रहने में का अपोज करती है। दैट इज अगर बॉडी मोशन में है तो वो अपनी स्टेट को चेंज करना चाहती है, दैट इज अगर वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करना चाहती है बॉडी, तो वो चेंज नहीं होगी। यही जो है बेसिकली इनर्शिया कहलाता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया तो हम लोगों ने देख लिया। अब अगर फोर्स की बात करें तो बेसिकली फोर्स क्या था, तो क्या बोला गया कि जब भी कोई मटेरियल बॉडी है वो अपनी उसकी वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है, तो किसी भी मटेरियल बॉडी, कोई भी इंटरैक्टिंग बॉडी है, उसकी वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब उस पर किसी भी तरीके का फोर्स अप्लाई किया जाए। तो अब इसी फोर्स से रिलेटेड जो है हमारा दूसरा लॉ होगा जो कि हमारा लॉ ऑफ फोर्स कहलाएगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें तो अ बॉडी continues in state of rest or motion until an external force is applied to it. Is applied to इट। तो ये तो बात हो गई हमारी लॉ ऑफ इनर्शिया की। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि बेसिकली क्या बोला जाता है कि लॉ ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो सेकंड जो हमारा था वो था लॉ ऑफ फोर्स। तो लॉ ऑफ फोर्स में क्या बोला गया कि लॉ ऑफ फोर्स को सिंपली इस तरीके से डिफाइन किया गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंप्लाइड फोर्स, एंड जो भी चेंजेस होंगे वो उसी डायरेक्शन में होंगे जिसमें भी फोर्स को इंप्लाई किया गया है, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया है। तो सिंपली लॉ ऑफ फोर्स के लिए क्या बोला गया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द फोर्स जो कि अप्लाई किया जा रहा है किसी भी मटेरियल बॉडी पे। तो इसको क्या बोला गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly
proportional to the implied force, ये हमारा हो गया लॉज ऑफ या लॉ ऑफ फोर्स। अब इसको डिफाइन कैसे किया, F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, जहां पे P जो था वो मोमेंटम था और फोर्स जो था कि किसी भी मटेरियल बॉडी में कैसा फोर्स हम इंप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो लॉ ऑफ फोर्स की बात हो गई। अब यहां पे क्या बोला गया कि अगर हम इनर्शिया या फोर्स के टर्म में बात करें तो फोर्स बेसिकली क्या बोला गया कि जब भी कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है तो उस पर एक तरीके का फोर्स लग रहा है, तब वो वेलोसिटी चेंज कर रही है। और वहीं अगर हम इनर्शिया की बात करें तो बेसिकली क्या बोला जाता है कि अलग अलग बॉडीज का इनर्शिया जो होता है वो डिफरेंट होता है, या कह सकते हैं कि हर एक बॉडी जो है, सिंपली पहली बात तो ये हो गई कि डिफरेंट बॉडीज पजेस डिफरेंट काइंड ऑफ इनर्शिया, और हर एक मटेरियल बॉडी जो है इनर्शिया जरूर पजेस कर रही होगी या रेजिस्टेंस टू मोशन जरूर बेसिकली वो प्रोड्यूस कर रही होगी। अब इनर्शिया या रेजिस्टेंस ऑफ मोशन की बात क्या की गई, इनर्शिया को हमने क्या बोला कि अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन में है और वो उसका अपोज करे, दैट इज जो भी मोशन में चेंज आ रहा है वो बॉडी की प्रॉपर्टी हो गई कि वो चेंज ना होने दे अपने ही स्टेट को। तो बेसिकली क्या बोला गया, रेजिस्टेंस भी उसी तरीके से था कि कोई भी मोशन हो रहा है उसको अगर रेजिस्ट कर रही है, दैट इज बॉडी अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो ये रेस्ट में ही रह गई। तो अगर कह सकते हैं अगर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रही है और उसके बावजूद ये रेस्ट में ही है, तो ये किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। या बॉडी अगर मोशन में है और ये मोशन में ही रह गई, अगर दूसरी ऑब्जेक्ट इसको रोकने की कोशिश करी उसके बावजूद, तो ये बेसिकली इनर्शिया बोला गया। या कह सकते हैं मोशन में एक रेजिस्टेंस पैदा करता है, ये एक रेजिस्टेंस टू कह सकते हैं मोशन ये प्रोड्यूस करता है या बॉडी पजेस करती है, वही हमारा इनर्शिया कहला जाता है। अब क्या बोला गया यहाँ पे कि अलग अलग बॉडीज तो अलग अलग इनर्शिया पजेस करती हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो भी मेजर होता है, मेजर ऑफ इनर्शिया टू ट्रांसलेशन, ये हमारा मास कहलाता है, ठीक है। तो बॉडी का जो भी हम मास की बात करते हैं तो वो क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया टू ट्रांसलेशन या फॉर ट्रांसलेशन। क्यों मेजर ऑफ इनर्शिया को मास के बराबर बोला गया, क्योंकि मास जितना होगा इंसान उतने ही बेसिकली फोर्स के साथ किसी भी अपने मोशन का अपोज कर सकता है। लाइक अगर कोई उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो वो उतनी ही ताकत से उस फोर्स का अपोज कर सकता है। तो बेसिकली क्या बोला गया कि जो भी हम इनर्शिया के मेजर की बात करेंगे तो इनर्शिया का मेजर बेसिकली क्या हो गया कि जो भी मास होगा, या कह सकते हैं कि जो भी कह सकते हैं या सिंपली मेजर ऑफ इनर्शिया फॉर ट्रांसलेशन जो है वो मास कहला गया। तो यहां से क्या देखा गया कि ठीक है, मास के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया कि जो वो क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया है। और अगर v इज द वेलोसिटी जो कि सर्टेन बॉडी पजेस कर रही है, तब उस केस में जो मोमेंटम है वो किस तरीके से गिवन होता है। तो द मोमेंटम इज गिवन बाई द मोमेंटम इज गिवन बाई व्हाट, p इज इक्वल्स टू mv। अब v की बात करें तो p इज इक्वल्स टू mv हो गया। अब क्या बोला गया कि सिंस हम लोगों ने लॉ ऑफ फोर्स में ये देखा है कि F जो होता है वो dp बाई dt के बराबर होता है। ये अभी हम लोगों ने लॉ ऑफ फोर्स में जाना कि जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो यहां से अब क्या बोला कि अब मोमेंटम के बारे में तो देख लिया कि m क्या है, मास है, और वो मेजर ऑफ इनर्शिया फॉर ट्रांसलेशन के बराबर है। v जो है वो वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की, तो p जो मोमेंटम है उसकी तो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब अगर लॉ ऑफ फोर्स के टर्म में इसकी बात करनी है तो लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू dp बाई dt। अब क्या करेंगे, p की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि p की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो p की जब वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ व्हाट, p की वैल्यू क्या हो गई, mv के बराबर हो गई। अब जब p की वैल्यू mv के बराबर रख दी, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, m जो है बेसिकली मास है। और जब भी हमारा कोई भी मटेरियल बॉडी मोशन में रहती है तो उसका मास जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो उस रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, m तो हो गया कांस्टेंट, ये क्या हो गया, dv बाई dt हो गया। अब dv बाई dt दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करी जा रही है। और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहां से क्या देखा गया, F इज इक्वल्स टू ma हमें मिल गया। दैट इज F इज इक्वल्स टू ma जो है हम उसको भी सेकेंड लॉ कह सकते हैं मोशन का, या कह सकते हैं लॉ ऑफ फोर्स के बराबर। तो लॉ ऑफ फोर्स बेसिकली F इज इक्वल्स टू dp बाई dt हो गया।
एंड जैसे ही हम P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वैसे ही F इज इक्वल्स टू ma मिल गया। और इस लॉ को, ये जो हमारा लॉ ऑफ फोर्स है, उस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के भी नाम से जाना जाता है। दैट इज, ये जो लॉ हमारा लॉ ऑफ फोर्स था उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। अब क्लासिकल मैकेनिक्स, एक नई टर्म सुनाई दी, तो क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली क्या होता है? तो क्लासिकल मैकेनिक्स एक तरीके की फिजिक्स थी जो कि डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम को रिलेट करता है। और डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम दैट इज यही, जो भी इंटरैक्टिंग बॉडीज है उनके मोशन को स्टडी करना, उनके इंटरैक्शंस को स्टडी करना। और क्लासिकल मैकेनिक्स उन फिजिक्स को नाम दे दिया गया, या इसी को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के भी नाम से जानते हैं। और इसलिए जानते हैं क्योंकि इस फिजिक्स में या इस मैकेनिक्स में, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, वहां पे कंप्लीटली जो भी चीजें हैं वो न्यूटन के तीनों लॉज पे बेस्ड थी। तो उसी वजह से क्या बोला गया कि ये जो है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स था। अब इसको यूनिवर्सल लॉ इसलिए बोला गया क्योंकि यहीं से जो है हम जो लॉ ऑफ इनर्शिया भी हमने फाइंड आउट किया था उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वो जो है इस क्लासिकल मैकेनिक्स या इस यूनिवर्सल लॉ का एक स्पेशल केस होगा। तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू ma तक तो हमने बात कर ली। अब क्या बोला गया कि अभी हमने ये बोला कि ये जो लॉ है बेसिकली हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक स्पेशल केस है फॉर लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये कैसे हम कह सकते हैं? तो क्या बोला गया कि अगर मान लेते हैं फॉर स्पेशल केस ऑफ, देख लेते हैं, स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर सकते हैं। तो ये स्पेशल केस कैसे है? हमने क्या बोला? F इज इक्वल्स टू ma, ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स या कह सकते हैं लॉ ऑफ फोर्स। अब क्या बोला गया कि मान लेते हैं कोई भी हमने मटेरियल बॉडी ली है और उस मटेरियल बॉडी पे अगर फोर्स की वैल्यू हम 0 कर देते हैं, दैट इज किसी भी तरीके का फोर्स जो है बॉडी पे एक्सर्ट नहीं किया जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अब जैसे ही F की वैल्यू 0 की, वैसे ही क्या बोल दिया? अब इस F को क्या लिख सकते हैं? ma इज व्हाट? dv बाई dt, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब F की वैल्यू 0 हो गई, दैट इज क्या हो गया? m dv बाई dt इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब m तो हम लोगों ने बोल रखा है कि जब भी कोई भी मटेरियल बॉडी मोशन में होगी तो m जो है बेसिकली कांस्टेंट हो गया। तो m जब कांस्टेंट हो गया तो dv बाई dt बेसिकली हमें क्या मिल गया? 0 के बराबर, क्योंकि इसको 0 अपॉन m करेंगे 0 हो गया। dv बाई dt यहां से क्या मिला? 0 के बराबर, दैट इज dv बाई dt इज इक्वल्स टू 0। और dv बाई dt इज इक्वल्स टू 0 मिलने का मतलब क्या हो गया कि v जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो v दैट इज वेलोसिटी जो भी है पार्टिकल की, जो भी मटेरियल की, वो कांस्टेंट हमें मिलने लग गई, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 के बराबर हो गया। दैट इज v जो है वो कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। तो यहां से v जब कांस्टेंट मिल गया तो क्या बोला गया कि हमने लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, तब तक जब तक कि उस पर किसी भी तरीके का फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और सेम वही चीज देखा कि फोर्स अगर 0 कर दिया तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट मिल गई। सेम उसी तरीके से बॉडी हमारी मोशन में यूनिफॉर्म मोशन पोजेस करती रहेगी। तो क्या देखा गया कि जो लॉ ऑफ फोर्स है वो एक स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया में दिखाई दिया। तो ये इतनी चीजें थी 2 लॉस के बारे में। अब हम अपनी लास्ट लॉ पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो थर्ड लॉ बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में क्या बोला कि एवरी एक्शन हैज have an equal and opposite reaction, या कह सकते हैं every action is having an equal and opposite reaction। तो ये था हमारा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। दैट इज क्या बोला गया? अगर किसी भी बॉडी पे हम किसी भी तरीके का एक्शन पजेस करते हैं, मान लिया कि ये बॉडी है, इस पे हम किसी भी तरीके का फोर्स लगा रहे हैं, तो सेम उतना ही फोर्स ये बॉडी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। तो यही था हमारा तीसरा लॉ जो कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन था। अब इसमें क्या बोला गया? हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है
और वो दोनों ही दो बॉडीज कंसिडर करते हो और वो दोनों बॉडीज एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही है। तो बॉडीज जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी तो अभी हमने देखा कि एक बॉडी जितना दूसरे पे फोर्स लगाएगी सेम फोर्स दूसरी बॉडी पहले पे लगाएगी, बट डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मान लिया कि हमारे पास कोई भी टू इंटरैक्टिंग बॉडीज थी, तो फोर्स जो लगेगा, या लिख ही लेते हैं, कंसिडर टू मटेरियल बॉडीज, वी आर हैविंग टू इंटरैक्टिंग बॉडीज। तो बॉडीज इंटरैक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ म्यूचुअली। तो फोर्स के टर्म में बात किया जाए, फोर्स की वैल्यू, अब यूनिवर्सल लॉ है F इज इक्वल्स टू एम है, तो वो F इज इक्वल्स टू एम में ही रहेगा, हमेशा हम उतना ही फोर्स लगाएंगे किसी भी बॉडी पे। तो क्या बोला गया, अब दो बॉडी को कंसिडर किया, वो दोनों बॉडीज एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं। तो क्या बोला गया, अब कोई भी दो बॉडी है, मान लिया ये वन सेकेंड फर्स्ट बॉडी एंड ये सेकेंड बॉडी, फोर्स लगा, ये F12 का क्या मतलब हुआ कि पहली बॉडी ने दूसरे बॉडी पे कितना फोर्स लगाया, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा F21 और एक लग जाएगा माइनस साइन। अब ये फोर्स कौन सा है कि दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी पे कितना फोर्स लगाया और यहां पे एक माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि सिंस फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन ऑपोजिट बताना है, इस वजह से एक नेगेटिव साइन यहां पे लगा दिया। दैट इज पहला बॉडी जो दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा उसके ऑपोजिटली सेम उतनी ही क्वांटिटी का फोर्स जो है पहली बॉडी भी दूसरी बॉडी पे लगाती रहेगी या दूसरी बॉडी भी पहले पे लगाती रहेगी। तो ये बेसिकली इस तरीके से हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब सिंस हमको पता है कि F इज इक्वल्स टू एम ए के बराबर होता है, जहां पे m जो होता है मास होता है, a जो है वो एक्सेलरेशन होता है, तो उस टर्म में हम क्या कह सकते हैं कि F12 की बात करें तो F12 को क्या लिख सकते हैं, m dv1 अपॉन dt, और F21 की बात करें तो वो क्या हो गया m dv2 अपॉन dt। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या बोला गया, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो दोनों को इक्वेट किया, सॉरी ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, पहले का मास और दूसरे का मास, तो ये पहली बॉडी का मास, ये उतने का वेलोसिटी d बाई dt कर दिया तो एक्सेलरेशन हो गया, दूसरी बॉडी का मास dv2 बाई dt एक्सेलरेशन हो गया। अब सिंस हमको पता है कि F12 जो है वो माइनस F21 के बराबर है और माइनस साइन तो जस्ट उसकी इंटरैक्शन दिखा रहा है, तो इसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी वैल्यू को, दैट इज इन दोनों ही को इक्वेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा m dv1 अपॉन dt इज इक्वल्स टू m2 dv2 अपॉन dt। इस तरीके से लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि हमको पता है कि दो वो जस्ट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब dv1 अपॉन dt और dv2 अपॉन dt को एक्सेलरेशन के टर्म में मान लेते हैं कि लिखा है, तो क्या हो जाएगा m1 a1 बोल दिया इज इक्वल्स टू m2 a2 बोल दिया। अब यहां से क्या बोल सकते हैं, अगर m2 के टर्म में बात करनी है तो m2 क्या हो जाएगा m1 a1 अपॉन a2, और यहां से क्या देखते हुए बोला गया, ये चीज तो हमने थर्ड लॉ से निकाली है कि दो बॉडी कंसिडर किया, दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, और सिंस तीसरा लॉ हमारा क्या था, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, कि एक बॉडी जितना पहले पे फोर्स लगाती रहेगी इंटरैक्ट करके, सेम उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी बॉडी भी पहले पे अप्लाई करती रहेगी। तो यहां से m2 इज इक्वल्स टू m1 a1 अपॉन a2 मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से इस टर्म को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम में किसी भी दो बॉडीज के इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं और दोनों ही बॉडीज के एक्सेलरेशन हमें पता है, तो एक्सेलरेशन अगर पता होगा तो हम दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के मास का रेशियो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा सिंपली a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा m2 अपॉन m1। और यहां से क्या पता चला कि अगर हम इंटरैक्टिंग बॉडीज के एक्सेलरेशन को पता कर लेंगे या उनके एक्सेलरेशन देख लेंगे तो उनकी एक्सेलरेशन को यूज करते हुए पार्टिकल के मास का रेशियो जो है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या दोनों ही कितना एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो इतनी बातें थी लॉज ऑफ मोशन में। तो सिंपली हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी इंटरैक्टिंग बॉडीज की बात होती है तो उसके लिए न्यूटन ने 3 लॉ दिए, वो तीनों लॉ क्या थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो इतनी चीजें थी लॉ ऑफ मैकेनिक्स के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।